Today in this video we will discuss about the importance of delegation. Importance of delegation, chapter 5, class 12, organizing, subject business study. In last video हमने डिस्कस किया था अबाउट द डेलीगेशन मीनिंग, ठीक है। हमने इसमें बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मीन्स क्या होता है। इसमें बताया था कि डेलीगेशन टू शेयरिंग द अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद देयर सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि जो भी हमारी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं विद देयर सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस मीन्स कि डेलीगेशन का महत्व क्या है, उसका रोल क्या है इन बिजनेस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हेल्प्स इन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मीन्स क्या है कि डेलीगेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल है फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव फंक्शंस के लिए, इफेक्टिव काम करने के लिए हेल्पफुल है। इसमें कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ये फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है, उन फॉलोइंग पॉइंट्स के बेसिस पर। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का रोल है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे पहला पॉइंट बोल रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मीन्स क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक इफेक्टिवली उसमें हम वर्क कर सकते हैं। इसमें कह रहा है इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर्स पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन प्रोसेस के बेसिस पर क्या कर रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है, पास कर रहा है अपने जो भी रूटीन वर्क्स हैं, जो भी रूटीन वर्क्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूटीन वर्क्स हैं वो पास कर रहा है टू द सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो भी उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उनको। सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब जब वो अपने काम को दूसरों को हैंड ओवर कर देगा, दूसरों को हैंडल कर देगा, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, वो उस काम से फ्री हो जाएगा। मान लो सपोज दैट मैं एक किसी फॉर्म में मैनेजर हूँ, ठीक है, और जब मैं मैनेजर के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मेरे पास में जो क्या है, मेरे जो सुपीरियर्स हैं, मेरे जो ऊपर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट हो या जो भी हो, उसमें उन्होंने हमें एक लोड दे दिया है, ठीक है। अब उस लोड को अगर मैं खुद से ही करता रहूँगा तो वो मैं अदर चीज़ों के बारे में सोचना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या अदर चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सपोज दैट स्कूल, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल का, ठीक है। स्कूल में एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल सारे वर्क का लोड खुद से ले लेगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में इंगेज हो जाएगा कि केवल हमें प्रेयर करानी है, कि हमें क्या नाम है उसमें क्लासेस अरेंज करानी है, या हमें क्या वो करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वर्क को अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, जो को टीचर्स हैं, उन सारे टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। वो वर्क जो भी उनको दिया गया था थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, लाइक द मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के थ्रू जो भी वर्क दिया गया था वो उन्होंने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को शेयर कर लिया। सबऑर्डिनेट्स में उनको बता दिया कि असेंबली कौन कराएगा, प्रेयर कौन कराएगा, क्या नाम, क्लासेस कौन अरेंज करेगा, बाकी चीज़ों को कौन मैनेज करेगा। तो वहाँ पर क्या है, वो प्रिंसिपल फ्री हो जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जब फ्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो और चीज़ों के बारे में कि एक स्कूल में और बेटर एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, उसके बारे में वो फ्री हो जाएंगे सोचने के लिए, ठीक है। तो वो जब उनको टाइम मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आगे की चीज़ों में फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स, जो भी अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे उनको हैंडल करने के लिए कंसंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर can get the work done effectively and
efficiently from the subordinates. जब वो डेलीगेट कर देता है अपनी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, द एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजर कैन गेट द वर्क डन, मैनेजर पा सकता है उस काम को। क्यों? क्योंकि जब हम अपन किसी को केवल सिंपली बता देंगे कि आपको ये काम करना है, तो जरूरी नहीं है कि वो काम उतना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो जितना कि हम उसको ये एहसास दिला करके काम दें उसको कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये अधिकार दिए जाते हैं कि ये काम आप अपने बेसिस पर, जैसे सपोज दैट इन स्कूल, ठीक है, अगर असेंबली का काम दे दिया गया किसी भी पर्टिकुलर टीचर को, तो वो असेंबली के लिए, मान लो पीटीआई को वर्क दिया गया, तो असेंबली के लिए वो क्या नाम है, उसको एक अथॉरिटी दे दी गई कि अपने तरीके से असेंबली करानी है, ठीक है, तो उसको अथॉरिटी दे दी गई। अब वो क्या है, जब उसको अथॉरिटी दी गई तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल गई, ठीक है, कि वो उनको किस तरह से और कितना बेटर परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। तो जब वो अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में एंगेज हो जाएगा पीटीआई, तो उस कंडीशन में वो वर्क को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब मेरे पास में अथॉरिटीज हैं और मेरे पास में रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जब ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटीज, सीधा सीधा सा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। जब किसी के पास अथॉरिटीज आएंगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली उसके पास बन जाएगी, जब क्योंकि उसको अधिकार मिले हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल भी है उस चीज के लिए, ठीक है। जब वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो वो अकाउंटेबल भी होगा, जवाबदेही भी होगा। अगर कोई भी चीज गलत हो रही होगी तो वो उसके लिए जवाबदेही भी होगा। इसलिए क्या होगा, वो कोशिश करेगा कि जो भी काम उसको दिया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो अपने वर्क को, अपने टास्क को पूरी तरह से परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म कर लेगा और उसको जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उससे वर्क इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। जब अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जब डेलीगेट कर दी जाती हैं, जब वर्क उस अपने सबऑर्डिनेट्स में शेयर कर लिया जाता है, तो जब ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग द वर्क, तो जब क्या नाम है, वर्क शेयर किया गया, तो उस कंडीशन में अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबऑर्डिनेट्स को मिल जाती हैं तो एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अगर वो सबऑर्डिनेट क्या नाम सुपीरियर सीधा सीधा सा ऑर्डर देकर के काम करा रहा है तो वो वर्कर्स उसी तरह से वर्क करेंगे, ठीक है, सबऑर्डिनेट उसी तरह से वर्क करेंगे। बट जब उनको अथॉरिटी दे दी जाएगी तो उनका वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, वो अपने टैलेंट को यूज करने लगेंगे। वरना क्या करेंगे, वो केवल सिंपल सा उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। किसके ऑर्डर को? अपने सुपीरियर के ऑर्डर को, अपने मैनेजर के ऑर्डर को, ठीक है। इट अलाउज देम टू डेवलप देयर स्किल्स, ये कहीं ना कहीं उनको अलाउ कर देता है उनके अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। विच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, जो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगी उन सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने में जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी टास्क ऐसा तो नहीं होता है कि वो एक सिंपल सा टास्क है और उसको इजीली परफॉर्म किया जा सके। कुछ ना कुछ कभी क्या नाम है, उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे, रेट्स में फ्लक्चुएशन आ जाएंगे, कभी मार्केट टेस्ट में चेंज आ जाएगा, कभी क्या नाम है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी टास्क को कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। आगे कह रहा है डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स। जब हम अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर देते हैं, एक मैनेजर के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर दी गई, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है उन एम्प्लॉयज को जो इसके अंडर वर्क कर रहे हैं, वो एक फ्यूचर मैनेजर के भी बन सकता है। वो एक कहीं ना कहीं फ्यूचर मैनेजर को तैयार कर रहा है, ठीक है, बाय गिविंग देम चांस टू यूज देयर स्किल्स। उनको जो चांस दिया जा रहा है अपने स्किल्स को यूज करके, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए एक मैनेजर तैयार कर रहा है। इन एब्सेंस ऑफ इन एनी ऑफ द रीजंस, इफ द मैनेजर इज एब्सेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, then
द सबऑर्डिनेट्स कैन अपॉइंट फॉर द मैनेजर पोस्ट। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि जब वो डेलीगेट कर देता है अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए मैनेजर भी तैयार कर रहा है। अगर किसी भी रीजन से मैनेजर एब्सेंट हो जाता है तो वो उसकी पोस्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं। आगे कह रहा है इसमें मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करता है। इन द डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर्स इज शेयरिंग हिज responsibility and authorities with the subordinate, it motivates the subordinates। जब मैनेजर अपनी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर देता है किसके साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं उन क्या नाम है सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। एज द दे डेवलप द ट्रस्ट विच इज शोन टू देम बाय देयर सुपीरियर, वो जो उसके सुपीरियर के थ्रू जो उस पर ट्रस्ट दिया गया था उसको, सम एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब ये यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव है, वो बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है उसको एक तरह से मोटिवेट करके। ठीक है, उसने अपनी उस जो भी मैनेजर ने उसको अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, उन अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पर उसने उस टास्क को बहुत ही इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म किया। तो जब उसने इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म किया तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके अपने वर्क को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या बन जाएगा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। जब हम अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर देते हैं विद देयर एम्प्लॉयज, तो ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करती है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। इसमें कह रहा है डेलीगेशन एक्ट एज अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड एंड प्रिपेयर द सबऑर्डिनेट टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसमें कह रहा है डेलीगेशन जो है एक इस तरह से वर्क करता है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड के बेसिस पर वर्क करता है। जब हम उसको अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वो एक तरह से उनको ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, एंड प्रिपेयर द सबऑर्डिनेट टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब फॉर्म एक्सपेंशन और ग्रोथ में जा रही होगी तो उस कंडीशन में वो क्या कर रहा होगा, अपनी अथॉरिटीज और क्या नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एज्यूम कर रहा होगा। उसको पता है कि हमें आगे जाकर जब फॉर्म हमारी ग्रोथ में जाएगी तो हम क्या क्या बन सकते हैं। हो सकता है हमें वहां पर मैनेजर बना दिया जाए, या हम उसके बेसिस पर कहीं किसी अच्छी पोस्ट पर वहां पर बात करें। ए टीम ऑफ द ट्रेन एंड मोटिवेटेड एग्जीक्यूटिव्स कैन फेस द फ्यूचर चैलेंजेस इफेक्टिवली। जो एक टीम है किसकी, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज की या एग्जीक्यूटिव्स की, वो आने वाले फ्यूचर की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरिटेज। द डिग्री एंड फ्लो ऑफ द अथॉरिटीज डिटरमाइन द रिपोर्टिंग सिस्टम एंड पावर ईच पोजीशन एंजॉय, प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर मैनेजमेंट हेरिटेज। अब मैनेजमेंट हेरिटेज क्या होता है? मैनेजमेंट हेरिटेज मींस मैंने बताया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब इसमें ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें चलती है वो किसके डेलीगेशन किसके बेसिस पर चलता है, मैनेजमेंट हेरिटेज के बेसिस पर। द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटीज डिटरमाइन, जो डिग्री और फ्लो ऑफ अथॉरिटीज जो भी अथॉरिटीज दी गई है ये कहीं ना कहीं क्लियर करती है। द रिपोर्टिंग सिस्टम एंड पावर ईच पोजीशन, हर पोजीशन की रिपोर्टिंग सिस्टम को क्लियर करती है और उसकी पावर को क्लियर करती है। इंजॉय प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरिटेज, जो मैनेजमेंट हेरिटेज के बेसिस पर उनको दी गई है उसके बेसिस पर उनकी पावर को और उसकी क्या नाम है उसको, ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि किस तरह की डिग्रीज बनेंगी। तो कहने का मीन्स क्या है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो हमारी इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है, इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन हमें बताती है कि किस तरह से हम
एक इफेक्टिव मैनेजमेंट को ले सकते हैं, एम्प्लॉयज को डेवलप कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है तो फैसिलिटेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में फैसिलिटेट होता है बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट हेल्थ के बेसिस पर।